हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट सीरीज का एक नया चैप्टर, जिसको कि हम जानते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको कंसिडरेशन और उसकी एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर हम बेसिकली दो पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस हु इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन आदमी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सक्षम है। और दूसरा, पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, माइनर्स की एग्रीमेंट में क्या पोजीशन होगी, क्या कोई माइनर किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है या कोई दूसरा आदमी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर सकता है। वो सभी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जब हम इस सेशन को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल आता है, हु इज competent to make contract। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन आदमी सक्षम है, ये हमारा पहला क्वेश्चन आता है। हु इज कम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका हमें जवाब मिलता है सेक्शन 11 के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके बारे में बात करता है, तो वो बात करता है कम्पिटेंट पार्टीज के बारे में। अब इसमें कहा क्या गया है, इसको भी देख लेते हैं। एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट। वो हर एक आदमी सक्षम है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के, जो कि क्या होगा, जो कि पहला एज ऑफ मेजोरिटी का हो। एज ऑफ मेजोरिटी का मतलब 18 साल या उससे ज्यादा का हो। दूसरा पॉइंट, साउंड माइंड का हो। साउंड माइंड का मतलब होता है जिस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस टाइम पर उस कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी उस आदमी को होनी चाहिए जो उसके अंदर एंटर हो रहे हैं, या जिस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस टाइम पर उस कॉन्ट्रैक्ट से उसको क्या इंटरेस्ट होने वाले हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट से उसको क्या इंटरेस्ट है, क्या हानि है, क्या लाभ है, उन सब का ज्ञान होना चाहिए उस आदमी को। या हम कह सकते हैं कि जिस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस टाइम पर उस आदमी को पूरे होशो हवास होने चाहिए, वो आदमी हम कहेंगे साउंड माइंड। इसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तीसरा हमारा पॉइंट है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। किसी भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अभी डिस्क्वालिफाइड पर्सन कौन कौन से होते हैं ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर पहली बात आती है एज ऑफ मेजोरिटी की। अब इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहां पर पहला पॉइंट आता है हमारा एज ऑफ मेजोरिटी। अब ऊपर मैंने बताया था एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल या उससे ज्यादा। अब ये जो 18 साल या उससे ज्यादा है ये हमें कहाँ मेंशन है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि जो एज ऑफ मेजोरिटी 18 या उससे ज्यादा है वो आपको कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन में गिवन है। तो वो आपको गिवन है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट
1875। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 के अंदर हमें गिवन है एज ऑफ मेजोरिटी। अब अगर हम बात करें एज ऑफ मेजोरिटी के अंदर हमारा दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज ऑफ मेजोरिटी हम किस आदमी की मानेंगे? जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल हो। जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल है उसी की हम मानेंगे एज ऑफ मेजोरिटी 18+। लेकिन अब इस 18+ की एक एक्सेप्शन भी है। जो अभी हमने बात पढ़ी है 18+, इसकी दो एक्सेप्शन है बेसिकली। दो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल नहीं मान के 21 साल मानेंगे। मैंने ऊपर बताया आपको एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल से ज्यादा। कहाँ मेंशन है? सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में। उसके लिए क्या होना चाहिए? इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन दो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल ना मान के हम एज ऑफ मेजोरिटी मानेंगे 21 साल। अब वो दो कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन, जब किसी माइनर के लिए कोर्ट गार्जियन अपॉइंट करे, तो उस गार्जियन की उम्र हम एज ऑफ मेजोरिटी 21 साल मानेंगे। मतलब जब किसी माइनर के लिए कोई कोर्ट गार्जियन अपॉइंट करता है तो उसके लिए कम से कम एज ऑफ मेजोरिटी का क्राइटेरिया 21 साल का होता है, जो कि ये पहला एक्सेप्शन है। और दूसरा, जब किसी माइनर की प्रॉपर्टी की सुपरिटेंडेंस के लिए, मतलब देखभाल के लिए, सुपरिटेंडेंस का मतलब होता है देखभाल, के लिए सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करे, तो उसकी भी जो एज ऑफ मेजोरिटी कंसिडर की जाएगी वो 21 साल की जाएगी, ना कि 18 साल। ये दो कंडीशन सेक्शन 11 की एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल की एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन, जब उसकी एज या जब कोर्ट किसी गार्जियन को अपॉइंट करे किसी माइनर के लिए तो उसकी एज हम मानेंगे 21 साल। दूसरी कंडीशन, जब किसी माइनर की प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए कोई सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करे तो हम उसकी एज मानेंगे 21 साल। आई होप आपको ये फर्क समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमने ऊपर अभी देखी एज ऑफ मेजोरिटी के बारे में। अब हम देखेंगे साउंड माइंड के बारे में। साउंड माइंड हम किसे कहते हैं? ऊपर वाली बात हमें मेंशन थी सेक्शन 11 में, ये वाली बात हमें मेंशन है सेक्शन 12 में। साउंड माइंड के बारे में आपसे सेक्शन पूछ ले, सेक्शन 12। एज ऑफ मेजोरिटी के बारे में आपसे सेक्शन पूछ ले, सेक्शन 11। अब यहां पर सवाल यह है कि कौन सा आदमी साउंड माइंड का कहा जाएगा। तो इसको जरा एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड कब? इफ at the time when he makes it। ही का मतलब जो आदमी उसके अंदर एंटर कर रहा है, और मेक्स इट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहा है, इट का मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से।
जब वो आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहा है उस टाइम पर ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसको सोचने समझने की पूरी क्षमता हो, और साथ साथ एंड फॉर्मिंग अ रैशनल डिसीजन या अ रैशनल जजमेंट। जिस टाइम पर वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उस टाइम पर क्या होना चाहिए, उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, और उसको उस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में घुस रहा हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट से मेरे को ये लाभ होंगे, ये हानियां होंगी, और ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन है, और ये सभी चीज उसको समझ में आनी चाहिए जिस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट में घुस रहा है। अब इसके दो एग्जांपल से हम समझते हैं, ए बी। अब ए वैसे तो हमेशा ठीक रहता है, लेकिन जब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था, जब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था तो उस टाइम पर क्या हुआ, ए को दौरे पड़ने लगे। और जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट होना था उसी टाइम पर इसको दौरे पड़ने लगे। अब जब ये दौरे पड़ रहे थे तो उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई थी, और वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ढंग से सोच विचार नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर ये बात है कि ये जो दौरे पड़ रहे थे उस टाइम पर क्या ए एलिजिबल था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में घुसने के लिए? तो यहाँ पर आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब उसको दौरे पड़ रहे थे तब वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने में नहीं कर सकता था। जब उसको दौरे पड़ रहे थे तब वो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को ढंग से नहीं समझ सकता था। तो इसीलिए ए इस पॉइंट ऑफ व्यू पर अनसाउंड माइंड का आदमी कहलाया जाएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले पूरा दिन बिल्कुल सही हो, उसका दिमाग सही हो, दौरे नहीं पड़ते हो, लेकिन अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट के दौरान दौरे पड़ रहे हैं तो वो अनसाउंड माइंड का आदमी कहलाया जाएगा। दूसरा एग्जांपल, मिस्टर ए, मिस्टर बी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था। अब जो मिस्टर ए हैं उनको पूरे दिन दौरे पड़ते हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था तब उनको दौरे नहीं पड़ रहे थे। मिस्टर ए को पूरे दिन दौरे पड़ते थे, लेकिन जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था उस टाइम पर उनको दौरे नहीं पड़े। तो इस केस में हम कहेंगे कि मिस्टर ए साउंड माइंड के आदमी है। साउंड माइंड के क्यों है? क्योंकि जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था उस टाइम पर वो बिल्कुल सही थे, भले ही 5 मिनट के लिए हो, तो उस टाइम तक वो सही थे, और उस टाइम तक वो कॉन्ट्रैक्ट की एक एक कंडीशन को समझने में सक्षम थे। तो हम कह सकते हैं कि मिस्टर ए साउंड माइंड के आदमी थे। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा यह है कि जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है उस टाइम पर उसकी सोचने समझने की क्षमता देखी जाएगी। अगर उस टाइम पर उसकी क्षमता है सोचने समझने की तो हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है और वो आदमी साउंड माइंड का है। आगे देखते हैं। अब हम साउंड माइंड को भी 3 कैटेगरी में बांटेंगे। हम देखेंगे कि साउंड माइंड का आदमी होता कौन है। तो उसके लिए हमें समझना है कि कौन आदमी अनसाउंड माइंड का होता है। अब जो आदमी अनसाउंड माइंड का है तो वो साउंड माइंड का नहीं होगा, और अनसाउंड माइंड को छोड़ करके
बाकी सभी आदमी साउंड माइंड कहलाए जाएंगे। हम बात करें अनसाउंड माइंड की, तो हम इसमें देखेंगे 3 आदमियों को। पहला ड्रंक्ड, दूसरा इडियट, तीसरा ल्यूनेटिक। ये 3 कैटेगरी के लोग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड कहलाए जाएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के दौरान ये 3 कैटेगरी पाई जाती है तो ऐसे पर्सन अनसाउंड माइंड के कहलाए जाएंगे, और इनके अलावा कोई भी पर्सन हुआ तो वो साउंड माइंड कहलाया जाएगा। अब अगर हम बात करें ड्रंक्ड आदमी की, तो इसके द्वारा परफॉर्म किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर वर्ड होगा। हर परिस्थिति में किसी ड्रंक्ड आदमी के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट हर परिस्थिति में वर्ड होगा। इसकी अगर हम बात करें, अगर कोई इडियट है और उसको इंटरवल्स आते हैं, मतलब वो इंटरवल्स में ठीक होता है, तो जिस इंटरवल में वो ठीक हो रहा है उसमें वो केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर हम बात करें ल्यूनेटिक की, तो जिस टाइम पर उसको इंटरवल्स पड़ रहे हैं, जिस इंटरवल में वो ठीक रहता है, तो उस इंटरवल में वो केपेबल है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के। यहाँ तक की बात क्लियर है। हमने देखा सेक्शन 11 और सेक्शन 12। अब हम देखने वाले हैं हमारा पॉइंट सी, जो कि कहता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। विधि द्वारा जो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं वो सभी आदमी। अब इसमें सबसे पहला नाम हमारा आता है एलियन एनिमी। सबसे पहले हमारा नाम आता है एलियन एनिमी। अब ये एनिमी या ये एलियन एनिमी होते क्या है? किसी दूसरी कंट्री का नागरिक इंडिया के अंदर हो और ड्यूरिंग वॉर टाइम एन एलियन एनिमी is a person कौन होगा? who is a citizen of foreign country, विदेशी नागरिक जो कि कहाँ रहता हो? इंडिया के अंदर रहता हो। और
ये किस टाइम पर एलियन एनिमी माना जाएगा? ड्यूरिंग वॉर टाइम। कोई भी ऐसा विदेशी नागरिक जो भारत में निवास करता हो, वॉर टाइम के दौरान उसे हम एलियन एनिमी कंसिडर करेंगे और उसके साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, ए फ्रॉम इंडिया, बी फ्रॉम पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था, लेकिन जस्ट कॉन्ट्रैक्ट के एक दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गई। बी इंडिया में ही रहता था और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गई और ये इंडिया का होते हुए इससे अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वॉर पीरियड के दौरान ये बी एलियन एनिमी हो गया है। जब वॉर खत्म हो जाएगी तब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग वॉर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन अब ये क्या होता है? कोई भी कंपनी अपने रूल्स के अगेंस्ट जाकर के किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर सकती। इसको हम कहते हैं रूल ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब किसी कंपनी में अगर लिखा हुआ है कि वो इतना ही काम करेगी तो वो इतना ही काम करेगी, वो अपनी लिमिटेशन के बियॉन्ड जाकर कोई काम नहीं कर सकती। दूसरा हमारा म्यूनिसिपल बॉडीज। अब म्यूनिसिपल बॉडीज भी जो होंगी वो भी गवर्नमेंट के अंडर या जो इनकी ऑथराइज अथॉरिटी होगी उसके अंडर ही कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगी। वो अपने इंडिविजुअल नाम पर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर कोई सपोज मान लीजिए दिल्ली की म्यूनिसिपल का बॉडी है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट सपोज एनडीएमसी ही परफॉर्म करेगी, ना कि ये बॉडी खुद। अगला पॉइंट, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। अब ये जो होते हैं इंसॉल्वेंट, ये वो आदमी होते हैं जो टाइम पर अपनी पेमेंट नहीं कर पाते और इनको कोर्ट इंसॉल्वेंट घोषित कर देती है। इनको कोर्ट दिवालिया घोषित कर देती है और जब से इनको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो कोर्ट कह देती है कि इनसे कोई भी अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो अपनी जोखिम पे करेगा। और इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि इनकम्पिटेंट टू एंटर एनी कॉन्ट्रैक्ट, ये अब किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लायक ही नहीं। When the person is adjudged insolvent, his property stand vested in the official receiver or official assignee appointed by the court। जब किसी आदमी को हम दिवालिया घोषित कर देते हैं तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है बची कुची उसको कोर्ट जब्त कर लेती है थ्रू इट्स रिसीवर, और ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी जब्त करी गई है
या किसी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। और जिस प्रॉपर्टी को कोर्ट ने जब्त किया है थ्रू इट्स रिसीवर या थ्रू इट्स ऑफिसर, उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी डीलिंग वो दिवालिया आदमी नहीं कर सकता। ये होता है इंसॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट। और ये जो सारी मैंने कैटेगरी बताई है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ की, ये सभी आदमी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और इनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा वो किस कैटेगरी का होगा? वो होगा वॉइड एब इनिशियो, मतलब शुरुआत से ही वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, कोई रेलिवेंसी ही नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आती है? अब हम हमारा अगला टॉपिक देखेंगे जो कि बात करता है पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड होगा, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट, तो वो शुरुआत से ही वॉइड होगा। अब इसके अंदर हम पहला पॉइंट देखेंगे, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट entered into by और with, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो माइनर के द्वारा और माइनर के साथ परफॉर्म किया गया हो, वो शुरुआत से ही क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो। कोई भी आदमी किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से वॉइड माना जाएगा। अब इसके अंदर एक केस आया था, केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इस केस में ये हुआ था, ए जो कि एक मेजर था, बी एक माइनर था, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ। लेट्स सपोज ये मेजर ए, ये माइनर बी। बी ने अपना घर बेचने के लिए उसको कॉन्टैक्ट किया, 1 CR का, और ए ने इसको 1 CR की पेमेंट कर दी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है माइनर के साथ, ये हुआ है वॉइड, शुरुआत से ही वॉइड एब इनिशियो। अब क्योंकि ये घर बी का नहीं था, ये घर बी के पापा का था, तो यहाँ पर अब सवाल ये आता है, जो 1 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई है, क्या ये इससे रिकवर करने के एलिजिबल है? मेजर माइनर से रिकवर कर सकता है? तो आंसर होगा नो। क्यों?
क्योंकि जब लॉ ने शुरुआत में बोल दिया कि माइनर के द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो शुरुआत से ही वॉइड है, माइनर के द्वारा किया गया कोई भी एग्रीमेंट वो शुरुआत से ही वॉइड है। तो यहाँ पर जो इसने एग्रीमेंट किया है वो अपनी जोखिम पे किया है, और ये जो 1 करोड़ रुपए का अमाउंट है वो इसको लेने का हकदार नहीं है। अब ए बी से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी माइनर की होती तो वो उस प्रॉपर्टी को बेच करके अपना पैसा निकलवा सकता था। दूसरा हमारा पॉइंट आता है माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। इसका मतलब ये होता है even if a minor is incapable of contracting, still now law prevent him from taking the benefit under a contract। हालांकि माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से मना किया गया है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो माइनर के बेनिफिट के लिए किए जाएं तो लॉ उसको मना नहीं करेगा। A promissory note executed in favor of minor is valid and can be enforced by minor। A major, B minor। A ने B को एक promissory note दिया, लेट्स सपोज 10,000 रुपए का। तो ये प्रॉमिसरी नोट बी एनफोर्स करवा सकता है, क्योंकि ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये माइनर की बेनिफिट के लिए है, और माइनर की बेनिफिट के लिए किया गया कोई भी एग्रीमेंट वो वैलिड होगा, वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा। मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो माइनर की बेनिफिट के लिए किया जाए तो उसको हम वैलिड मानेंगे, उसको हम वॉइड नहीं मानेंगे। और अगला पॉइंट हम देखते हैं माइनर एज अ पार्टनर। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या किसी फर्म में माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर होगा नो, लेकिन एक कंडीशन में बन सकता है, ओनली फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। ओनली फॉर प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ही बन सकता है, और उसके लिए भी क्या चाहिए होगी? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर की सहमति से माइनर सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टनर बन सकता है, लॉस शेयरिंग में पार्टनर नहीं बनेगा। लेकिन जब ये माइनर 18 या उससे ज़्यादा का हो जाएगा, उस केस में पार्टनरशिप में उसको एक ऑप्शन दी जाएगी जिसके अंदर उसको अकाउंट चेक करने का टाइम दिया जाएगा 6 महीने का। उस अकाउंट्स को देखकर अगर वो कहता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ पार्टनर, तो जिस दिन से उसने कंसेंट दिया उसी दिन से उसकी लाइबिलिटी एज अ पार्टनर शुरू हो जाएगी, और उसी दिन से वो प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए लाइबल होगा। लेकिन अगर उसने मना कर दिया कि आई डोंट वांट टू बिकम पार्टनर, तो वो अभी तक का अपना शेयर लेके निकल जाएगा।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट, माइनर को एक इम्यूनिटी मिल रखी है लॉ के द्वारा, और वो क्या मिल रखी है, प्लीड ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी या माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। इनको एक मिल रखी है माइनॉरिटी की छतरी। अगर कोई आदमी माइनर है और उसने फ्रॉडलेंटली काम किया है, फ्रॉडलेंटली किसी कॉन्ट्रैक्ट में घुसा है, तो भी उसको माइनर माइनर होने का पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। और ये बात कौन से केस में हेल्ड की गई है? ये बात हेल्ड की गई है खान गुल वर्सेस लखा सिंह में। खान गुल वर्सेस लखा सिंह में। अब इसके फैक्ट क्या है? लेट्स सपोज ए, जो एक्चुअली में माइनर था, लेकिन उसने क्या दिखा रखा था कि वो मेजर है। ए जो एक्चुअली में माइनर था, लेकिन उसने दिखा रखा था कि वो मेजर है, और उसने फ्रॉडलेंटली बी से मेजर बन के एज ऑफ मेजोरिटी का बहाना बना करके बी से 20,000 रुपए उधार लिए। ए ने बी से 20,000 रुपए उधार लिए, ये दिखा करके कि वो मेजर है, और वो लिए 1 साल के लिए। अब जब 1 साल का टाइम आया तो बी ने अपने पैसे डिमांड किए, लेकिन ए ने पैसे वापस देने से मना कर दिया। अब इस केस में क्या हेल्ड होता है? इस केस में हेल्ड होता है कि ये जो बी है, ये इसको पैसे देने का हकदार नहीं है, या फिर ए बी से पैसे लेने का हकदार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है माइनर के साथ बना है, और हमने क्या पढ़ा था, माइनर के साथ बना हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, शुरुआत से ही वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही वॉइड होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने उसको ये बताया कि वो मेजर है। यहाँ पर बी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो पूरी इंक्वायरी करता। अब अगर बी ने इंक्वायरी नहीं करी तो इसमें ए का कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ तक ये बात समझ में आती है? अब इसमें अगला हमारा पॉइंट आता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट ने किस नाम से दिया था? इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट ने नाम दिया था स्टेटस क्वो एंट। ये नाम पूछ सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन इसके ऊपर आगे जाके एक रिलीफ दे दिया गया कोर्ट के द्वारा,
सेक्शन 30 and 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सेक्शन 30 और 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कोर्ट ने कह दिया कि हालांकि ये फ्रॉड हुआ है, माइनर के द्वारा ये फ्रॉड किया गया है, लेकिन इस फ्रॉड का कंपनसेशन दिया जा सकता है। अब यहाँ पर बात की गई है जो माइनर ने मेजर बन के फ्रॉड किया था उसका कंपनसेशन हमें कौन से एक्ट के अंतर्गत मिलेगा? स्पेसिफिक रिलीफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर हमें इसका फ्रॉड का कंपनसेशन मिलेगा। आगे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिफिकेशन एज अटेनिंग majority not possible या not allowed। अब इसमें क्या हम एग्जांपल लेते हैं, ए माइनर, बी मेजर, माइनर, मेजर। इसने बी को बोला कि मैं मेजर हूं और इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन बी को मालूम पड़ा कि ये तो माइनर है। अब बाद में क्या हुआ, 2 साल बाद जब ये मेजर हुआ ए, तो इस केस में बी 2 साल बाद इससे पैसे नहीं मांग सकता। जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया वो वॉइड रहेगा, इसके मेजर होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। जो बी को लॉस हुआ है वो लॉस ही रहेगा, उसकी रिकवरी इसके मेजर होने के बाद नहीं होगी। अगला हमारा पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक माइनर के बेनिफिट के लिए होते हैं, और वो कौन परफॉर्म करता है उनके बिहाफ पर? वो परफॉर्म करते हैं उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियन। उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट आता है माइनर एज एन एजेंट। अब जो माइनर होगा, माइनर कैन बी एजेंट बट कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर नेग्लिजेंस। माइनर एजेंट हो सकता है, लेकिन जो उसने गलती करी है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं होगा, उसका प्रिंसिपल भी जिम्मेदार होगा। और अगला पॉइंट आता है माइनर एज एन इंसॉल्वेंट। अब इसमें क्या हुआ था, अब माइनर कैन नॉट बी एजुकेट एज अ इंसॉल्वेंट बिकॉज ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब कोई भी माइनर इंसॉल्वेंट नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम ही नहीं है। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम ही नहीं है तो उसकी सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज हमने डिस्कस किया कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसके अंदर हमने डिस्कस किया सेक्शन 11, 12 और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ और माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।